नमस्कार। हम लोग हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले दो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले यदि आपको कुछ देखना हो तो आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। हम लोग 2023 में हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए थे उसको देख रहे हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड विद द इन्वेंशन ऑफ। आपको पता होगा इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 1750 के बाद। तो माना जाता है इसमें स्टीम इंजन के साथ ही इस क्रांति की शुरुआत हो गई थी। आप इस बात को जान लीजिए। भाप वाला इंजन ए इसका सही उत्तर होगा। वैसे जेम्स वॉट को जाना जाता है स्टीम इंजन का आविष्कारक, ठीक है। लेकिन 1600 बेसिकली 98 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है थॉमस सावेरी। माना जाता है यह व्यक्ति पहला व्यक्ति था जिसने स्टीम इंजन का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर किया, यानी कोई इंडस्ट्रियल यूज में किया। नाम है थॉमस सावेरी। वैसे आविष्कारक माने जाते हैं जेम्स वॉट। अगला है क्वेश्चन, ड्यूरिंग तोकुगावा पीरियड हाईएस्ट क्लास वॉज। तोकुगावा काल में सर्वोच्च वर्ग कौन सा था? प्रश्न आपका ये है। तोकुगावा एक राजवंश है, उसी के नाम पर एक काल है जापान। 1603 से लेकर के 1868 का इनका पीरियड है और इनके पीरियड में सबसे ऊंचा जो क्लास था वो लॉर्ड्स का था, लैंड लॉर्ड का, यानी जमींदारों। सेकेंड नंबर पर आते थे सुमोराई, एक प्रकार के योद्धा, वह आते थे। और उसके बाद फार्मर और मर्चेंट वगैरह सब आते थे उसके बाद, ठीक है। तो सबसे ऊपर लैंडलॉर्ड और फिर समुराई, इस बात को आप जान लें। लैंडलॉर्ड्स को बेसिकली तोकुगावा पीरियड में हम लोग डेकियो कहते थे। क्या कहते थे? डेकियो। मतलब वो लोग इसको डेकियो कहते थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यदि ये नहीं आया और यह आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? चलिए अगले प्रश्न पर। हड़प्पा जो सील है, एक तरह से कहा जाए, आप जानते हैं हड़प्पन सील के बारे में, सबसे पुराने पूर्ववर्ती कौन से थे? इसमें से सबसे पहले जो पूर्ववर्ती सील है हड़प्पा मोहरों के, सबसे पुराने पूर्ववर्ती कौन है? बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सिंपल सा ऑप्शन ए नंबर सही होगा, टेराकोटा सील फाउंड एट द मेहरगढ़, है ना। टेराकोटा सील जो मिली है, मोहर मिली है मेहरगढ़ से, ये सबसे पुराने पूर्ववर्ती माने जाएंगे। मेहरगढ़ जो साइट है सबसे पुराना भी हड़प्पा का, लगभग 7000 ईसा पूर्व 7000 BC के आसपास है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक बात यह भी जान लीजिए कि कुछ दिन पहले तक पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको सबसे पुराना माना जाता था कि यहीं पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब लोहरा देव जो इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का क्षेत्र है उसे माना जाता है, लगभग वह 8500 BC के आसपास का है, ठीक है। अब मेहरगढ़ को हम नहीं मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य यहाँ से मिलता नहीं। टेराकोटा जान लीजिए, सूखी हुई मिट्टी के कुछ बनाए हुए वस्तु होती थी। कई बार उसको प्रतीक के रूप में या खिलौने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सामेल का बैटल, पहले इसको अरेंज करना है लिस्ट में। सामेल का बैटल बेसिकली मेरे मारवाड़ के राजा थे मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। डिफीट ऑफ राजपूत अंडर मालदेव ऑफ मारवाड़ बाय शेरशाह सूरी, यही हो जाएगा टी। इसमें राजपूत राजा मालदेव हार जाते हैं, शेरशाह सूरी जीतता है, लेकिन बहुत ही कष्ट के बाद जीतता है। जैता और कुप्पा, याद रखेंगे, जैता और कुप्पा दो बहुत अच्छे योद्धा थे मालदेव के, और बहुत कड़ा टक्कर दिया था इस युद्ध में शेरशाह सूरी। ये यहाँ पर सतीश चंद्रा कहते हैं, लिखते हैं
कि शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा भारत अभी खो देता, क्योंकि बहुत कड़ी टक्कर थी और लगभग हार दिख रही। तो जायता और कुप्पा किसके थे? मालदेव के थे। और यह युद्ध किससे है? शामिल से। ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी अंततः जीत जाता है। बिलग्राम का युद्ध चौसा के युद्ध के बाद होता है। चौसा का युद्ध में आपको पता है कि हुमायूं, चौसा का युद्ध बगल में लिख देता हूं, 1939, ठीक है, यहां पर हुआ था। और चौसा का युद्ध के बाद 1940 में होता है बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। चौसा का युद्ध में भी हुमायूं हारता है, किससे? शेरशाह से। और बिलग्राम के युद्ध में भी हारता है शेरशाह से। अंतर इतना है कि चौसा जो पहले हुआ है, इस युद्ध में हार के बाद शेर खां, जो शेरशाह सूरी का पुराना नाम था, शेर खां ने अपने आप को शेरशाह कहा। चौसा के युद्ध के बाद जीता तो जरूर, उसके बाद अपना नाम शेर खां से शेरशाह कहा, लेकिन वह निर्णायक युद्ध नहीं था। कन्नौज के पास जो बिलग्राम का युद्ध हुआ 1940, वह निर्णायक युद्ध था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हारता है और सिंहासन उसके हाथ से निकल जाता है। तो इसका मतलब यह उत्तर हो गया फाइनली, है ना, डिफीट ऑफ हुमायूं बाय शेरशाह, ये हो जाएगा एस। बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, घाघरा का बैटल यह है 1529 में। बाबर और अफगान आर्मी, बिहार और बंगाल की अफगान आर्मी, एक संयुक्त आर्मी के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने अफगान ज्वाइंट आर्मी जो बंगाल और बिहार की थी उसको डिफीट किया। इसका मतलब ये 3 का हो जाएगा पहला, डिफीट ऑफ अफगान, सॉरी पहला नहीं होगा, गलती, हाँ ये आर हो जाएगा, आर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला नहीं होगा, ये आर होगा। मैं दूसरा कर देता हूँ, बैटल ऑफ घाघरा, ये डिफीट ऑफ अफगान अंडर महमूद लोदी बाय बाबर। वो ज्वाइंट आर्मी जो थी बिहार और बंगाल की अफगान आर्मी, उसको महमूद लोदी लीड कर रहा था, उसकी हार। अब आइए बैटल ऑफ खानवा, यह होता है 1527 में, जस्ट पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है। और इस युद्ध में राजपूत शासक राणा सांगा हारते हैं बाबर से, पता ही होगा, खानवा का युद्ध में मारा जाता है। ये एक बात ध्यान रखेंगे, राणा सांगा का ओरिजिनल नेम जो है संग्राम सिंह है। अच्छा, उसके बेटे का नाम था भोजराज, राणा सांगा के बेटे का, उसी भोजराज से विवाह हुआ था मीराबाई का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा, यानी कि एक है ना मिला था, वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। किस नदी के तट पर था? भोगवा, आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं, भोगवा नदी। लोथल के विषय में एक बात और भी जान लीजिए, गोदीवाड़ा तो मिला ही है भोगवा रिवर के किनारे, एसआर राव ने इसकी खोज की थी, दूसरी बात। तीसरी बात, यहाँ पर आपको युगल समाधि मिलेगी। चौथी बात, यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिलेंगे, रंगपुर से भी मिलते हैं और यहाँ से भी मिलेंगे। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न है सूप शास्त्र विज्ञान किससे संबंधित है? भैया ये कुकिंग से है, बहुत अच्छा समझ लीजिए, सूप शास्त्र किससे है? खाना बनाने उनाने वाले विज्ञान से। आगे चलिए, ऋषभनाथ और अरष्टनेमी। ऋषभनाथ आपको पता होगा पहले जैन तीर्थंकर हैं, अरष्टनेमी आपको पता होगा 22वें जैन तीर्थंकर है। पता होगा कि जैन महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर है, 23वें पार्श्वनाथ है और 22वें अरष्टनेमी। अरष्टनेमी को कृष्ण के संबंधों से जोड़ा गया कि कृष्ण के वो संबंधित थे। और इन दोनों का नाम आपको किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ऋषभनाथ का भी एक सिंबल है, आपको पता होगा, सबका सिंबल था, सबके प्रतीक थे। ऋषभनाथ का प्रतीक था वृषभ यानी बैल, और अरष्टनेमी का है शंख, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे आइए, राजगीर से पाटलिपुत्र को किसने हस्तांतरित किया? कैपिटल दुनिया जानती है, उदयन ने किया था, ठीक है। उदयन वो शासक है, उदयन बेसिकली अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक, और अजातशत्रु को मार करके उदयन राजा बना। वैसे अजातशत्रु स्वयं बिंबिसार को मार करके भी राजा बना था, यानी अपने पिता को, इसलिए तो यह पूरा हर्यक वंश को
पितृहंता वंश, फादर किलर डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदयन वो व्यक्ति है जिसने राजगीर, जो मगध की पहले कैपिटल थी, वहां से हटा करके पाटलिपुत्र लाया। उस समय उसका नाम कुसुमपुर था, याद रखेंगे, कुसुमपुर था उस समय। एक बात और भी है, उदयन को भी मार करके उसका बेटा राजा बनता है, नाग दशक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, हर्यक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ काम है, जरा देख लीजिए, उनको हायरार्की में लगाना, मैं डेट लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। दुआब में कर वृद्धि किया गया था 50%, गंगा जमुना का दुआब, ये किया गया था 1325 में, जिस साल वह आया था। कृषि विभाग की स्थापना यह भी 1325 माना जाता है, ये पहले हुआ था और ये उसके बाद हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें। टोकन करेंसी 1330, सांकेतिक मुद्रा मतलब चांदी के टंके की जगह पर कांसे का टंका, है ना। टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का मतलब हुआ उस जो टंका हुआ करता था, जिसको शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, चांदी का टंका, एक सिक्का था, इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। इसने चांदी के टंके की जगह पर कांसे का टंका शुरू किया था 1330। राजधानी परिवर्तन दौलताबाद किया गया था 1327। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी पहले मान लीजिए कृषि के लिए अलग विभाग 1325 में ही दुआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन 1327 और टोकन मुद्रा 1330। और भी बहुत सारे काम है, जैसे खुरासान अभियान है, फिर आपको कराचील अभियान है। तो खुरासान अभियान टोकन करेंसी के बाद है खुरासान अभियान, और उसके बाद है कराचील अभियान। कराचील माना जाता है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं। किस भक्ति संत ने वात्सल्य, दास्य, साख और माधुर्या जैसे धार्मिक भावुकता के विभिन्न रूपों को विकसित किया, है ना। वात्सल्य, दास्य, सांख्य, मधुरिया, ये सब किया है चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, विशंभर मिश्रा इनका नाम था, बंगाल में जन्मे भक्ति संत हैं। आपको मैं बता दूं कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कीर्तन को भक्ति आंदोलन के साथ जोड़ा, या भक्ति के साथ कीर्तन को जोड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अच्छा, इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था हरिदास, और हरिदास के दो शिष्य हैं, एक है तानसेन और दूसरा है बैजू बावरा, अकबर के समकालीन, है ना। ये जुड़ता है। चैतन्य महाप्रभु को गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है, गौरांग महाप्रभु। विशंभर इनका नाम था, विशंभर मिश्रा, और भी नाम है इनके, निमाई भी इनका बचपन का नाम था, ध्यान रखेंगे इस बात। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द सूफी कॉन्सेप्ट नोन एज तारीके दुनिया। तारीके दुनिया सूफियों में किसको कहा जाता है, तो दुनिया का त्याग को कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। पहला बात है, कौन से राजपूत थे जो वॉलंटरी सबमिट किए थे, जो अकबर से स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाला कौन सा राजपूत घराना था, क्वेश्चन ये है। और ये है कचवाहा राजपूत, ये आमेर के थे, है ना। आमेर, आमेर मतलब जयपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को आमेर कहा जाता था, वहीं के कचवाहा राजपूत थे, और उन्होंने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। ठीक है, ठीक। अच्छा, वह कौन राजा थे, भारमल, याद रखेंगे, भारमल, मैं लिख देता हूं कहीं आप भूल न जाए, भारमल, भारमल। और भारमल ने अपनी अधीनता को तो स्वीकार किया ही, अपनी बेटी हरकाबाई, हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया, अकबर से किया। हरकाबाई का विवाह किससे कर दिया गया, अकबर से किया गया। और यही हरकाबाई का नाम आगे चल करके उन्होंने नाम बदल दिया
और इसका नाम हो गया मरियम उज्जमानी। मुस्लिम धर्म में हो गई, हरकाबाई बन गई मरियम उज्जमानी। किसकी माँ? अरे भैया जहांगीर यानी सलीम की माँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जहांगीर की माँ जोधाबाई नहीं है, ठीक है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल के दौरान दारा सिकों को बलखा, बदख्शा और कांधार के अभियान के लिए भेजा गया था। बिल्कुल सही, भेजा गया था। कारण है शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान अद्भुत सफल रहा। कोई सफल नहीं रहा, गलत है। दूसरा पॉइंट, भेजा इसलिए गया था कि यह एक दो बातें थी, एक नेचुरल बॉर्डर भी था और वह क्षेत्र बाबर का एक तरह से कहा जाए पैतृक क्षेत्र था। कभी बाबर ने पूरे काबुल पर सबसे पहले अधिकार किया, पैतृक क्षेत्र तो उसका वैसे समरकंद था, लेकिन फिर भी है ना, यह पूरा क्षेत्र जब समरकंद से बाबर निकलता है तो सबसे पहले वह इसी क्षेत्र को अधिकार करता। तो मन में एक ये भी था कि उस क्षेत्र को लिया जाए। दूसरा, एक नेचुरल बॉर्डर ये बनाता था, एक प्राकृतिक सीमा यह क्षेत्र बनाता था ईरान के सुल्तान और भारत के बादशाह के बीच में। दूसरा बात, इसको भी ध्यान रखें। तीसरा बात, ये बात भी आप ध्यान रखें कि काबुल और कांधार अकबर के पीरियड में मुगल शासन का भाग जरूर बना, लेकिन शाहजहां के पीरियड में ही अंततः काबुल और कांधार पूरी ढंग से भारत से जो अलग हुआ, कभी भारत का भाग नहीं बना। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसी और को नहीं, औरंगजेब को, क्योंकि अंतिम अभियान औरंगजेब को भेजा गया था वहां विद्रोह को दबाने के लिए। औरंगजेब इसमें विफल रहा। इसमें याद रखेंगे आंसर ए जो है वो सही है, ये गलत है। आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा कौन सा उत्तर बनेगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी एक ट्रेवलर था जो शाहजहां औरंगजेब के काल में 6 बार भारत आया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, और हाँ, उसने एक बुक भी लिखा है, 6 वॉजेज। 6 वॉजेज एक बुक है उसका, इसका नाम है त्रिवेनियर। त्रिवेनियर 6 बार भारत आता है, फ्रांसीसी व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मनुची को ध्यान में रखेंगे, मनुची एक इटालियन है, फ्रांसीसी नहीं है, इटालियन है। शाहजहां के काल में आता है दारा, और आकर के पहले एक डॉक्टर के रूप में वह अपनी सेवाएं देता है। कुछ दिनों के बाद वह दारा सिकों के साथ मिलता है और दारा सिकों के तोपची के रूप में भी वह काम करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। मनुची। स्टोरी ऑफ मोगियार, स्टोरी ऑफ मोगर, सॉरी स्टोरी ऑफ मोगर, मोगर, स्टोरी ऑफ मोगर, यह इसकी बुक है। यहां पर याद रखेंगे बर्नियर। बर्नियर एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बर्नियर फ्रांसीसी था, शाहजहां के काल में आता है, और उसकी एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए वो जाना जाता है, उसने शाहजहां के काल में दुर्भिक्ष का वर्णन किया, यानी अकाल का वर्णन किया। बहुत गंभीर अकाल आया था शाहजहां के पीरियड में, बर्नियर ने किया। आगे, बर्नियर भी पहले है ना एक फिजिशियन के रूप में ही था। आगे देखिए, औपनिवेशिक अवधि में आपको पता है होम चार्जेस होता था। होम चार्जेस एक बहुत बड़ा टूल्स था धन की निकासी के लिए। तो इसमें से कौन सा फंड है जो नहीं है धन की, सॉरी, होम चार्ज में इंक्लूड नहीं होगा? तो देखिए, जो इंडिया ऑफिस था लंदन में, उसके सारे खर्च यहीं से जाते थे भारत से, ये होम चार्ज में आएगा, यानी पहला पी सही है। फंड टू यूज पे सैलरी, पेंशन एंड ब्रिटिश है ना पर्सनल इंगेज इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका पेंशन हुआ, उनकी सैलरी हुई, ये भी इंक्लूड है। लेकिन फंड यूज फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड द इंडिया, मतलब भारत से बाहर युद्ध के लिए जो पैसा खर्च होता था वो होम चार्ज में नहीं आता है, यानी आर नहीं होगा, पी क्यू होगा। 2 सही है, याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा बी। अगला में आइए अगले प्रश्न पर, 56 नंबर क्वेश्चन है, विच रिगार्ड टू द दिल्ली सल्तनत ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है जरा देखा जाए। मुस्लिम समाज जो था, यानी मुस्लिम सोसाइटी, रिमेन डिवाइडेड इनटू एथनिक एंड रेशियल ग्रुप, मतलब मुस्लिम समाज जातीय और नस्लीय समूह में बटा रहा। बिल्कुल सही बात, नस्लीय तो बटाव था ही, कोई तुर्क थे, कुछ नॉन तुर्क थे, आगे चलकर जातियों में बट गया, ये सही है। तुर्कों, ईरानियों, अफगानियों, भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर विवाह सामान्य था। सामान्य नहीं था, विवाह हुआ है, लेकिन ये सामान्य नहीं, ये गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला पढ़ लेते हैं। जाति संबंधों ने मुसलमानों और उच्च जाति के हिंदुओं, जाति प्रतिबंधों ने मुसलमानों और उच्च जाति के हिंदुओं और शूद्रों के बीच सामाजिक संपर्क को बंद
नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, गतिशीलता बनी रही। समझिए इस बात को। प्रशासन में स्थानीय स्तर पर हिंदुओं के हाथ में था, वाजिब बात है। लोकल गवर्नेंस जो गांव लेवल पर था, आपको पता है, खुद मुकद्दम चौधरी वही गांव के प्रधान थे, वही टैक्स कलेक्ट करके के ले आते थे। तो एक ढंग से प्रशासन के लास्ट स्टेज पर जो गांव है वहां पर तो हिंदू हैं, खुद मुकद्दम चौधरी। ठीक है, याद रखेंगे, तो ये सही है। 57 पर आइए। शंकराचार्य ने 4 मठों का निर्माण किया है। कहां कहां किया, यही पूछा है। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। बिल्कुल सही, यही उत्तर है। बद्रीनाथ को ज्योति मठ भी कहा जाता है। ज्योति मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ, यही सब इसका नाम है। ये उत्तर सही है। याद रखें, आदि शंकराचार्य माना जाता है भक्ति आंदोलन के बीज इसमें थे, इनके राइटिंग्स में, इनके फिलोसफी में। आदि शंकराचार्य को बेसिकली इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। याद रखेंगे, अद्वैत, जिसमें देखो अ लग जाए आगे तो नहीं होता है हिंदी में, तो जो द्वैत ना हो, अद्वैत मतलब ईश्वर और व्यक्ति में दूरी नहीं है, दोनों एक है। शंकराचार्य का द्वैत सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में एक आत्मा है, आत्मा बहुत शुद्ध है और वही आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म ईश्वर का निराकार रूप है, मतलब ब्रह्म ही ईश्वर। समझ सकते हैं बात को? यानी ईश्वर कोई और नहीं, आपके अंदर की आत्मा है। जिस दिन आपने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, उस दिन आपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, उस दिन आपने ईश्वर को देख लिया। ईश्वर और आप और आपके अंदर की आत्मा समान, यही है अद्वैतवाद। लेकिन आप अपनी आत्मा को न देख सकते हैं और न आप अपनी ब्रह्म रूपी आत्मा को नहीं देख सकते हैं, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप अज्ञानी। ज्ञान ही वह मार्ग है जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। शंकराचार्य का जो भक्ति संदेश है वह ज्ञान पर टिका, ज्ञान ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम। यहीं पर जब आप आएंगे रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशेषता अद्वैतवाद दिया, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, बाकी सब बातें लगभग सेम है, लेकिन जहां शंकराचार्य बोलते हैं कि ज्ञान जरूरी है, भक्ति में ज्ञान को सबसे ऊपर माना, ईश्वर को प्राप्ति का साधन माना ज्ञान को, वहीं रामानुजाचार्य ज्ञान नहीं, भक्ति यानी उपासना को मेन मानते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? ईश्वर और व्यक्ति के बीच में यदि मध्यस्थ न हो तो वह भक्ति का नाम। उपासना की एक ऐसी पद्धति जिसमें व्यक्ति और ईश्वर के बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, कोई पुजारी की जरूरत ना हो, आप अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का आराधना कीजिए, यही है भक्ति। इसी संबंधित भक्ति आंदोलन हुआ था जिसने पुरोहितवाद और नाना प्रकार की चीजों पर प्रहार किया था। अगला प्रश्न है, मुगल आर्किटेक्ट जो था वो हैप्पी ब्लेंडिंग था किसका? तो पर्शियन और इंडियन स्टाइल का, फारसी और भारतीय शैली। ठीक है, याद रखेंगे, फारसी और भारतीय शैलियों का यह एक अच्छा मिश्रण। चलिए आगे, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, इंडो मुस्लिम शैली भी बोला जाता है। अगला है 59। इन नवाबों को क्रोनोलॉजी में लगाइए, सब बंगाल के नवाब हैं। पहला नवाब कौन है, जरा इसको देखा जाए। देखिए, सबसे पहले आएंगे सरफराज खान, सरफराज खान पहले नहीं आएंगे, पहले शुजाउद्दीन आएंगे, फिर दूसरे नंबर पर सरफराज खान। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब बने थे, लगभग 22-23 के आसपास, 1722 या 23 के में यह नवाब बने थे शुजाउद्दीन। ठीक है, और सरफराज खान दूसरे नंबर पर यह आएंगे। तीसरे पर आएंगे अलवर्दी खां, चौथे पर आएंगे सिराजुद्दौला और पांचवें पर आएंगे नजीबुद्दौला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहां पर एक बात और भी आप ध्यान रखें, वह यह है कि इसमें कुछ डायनेस्टीज का भी एक अंतर है। जरूर आप बताइएगा, क्योंकि मैं बता देता हूं आपको। शुजाउद्दीन और सरफराज खां एक अलग राजवंश से बिलोंग करते हैं, छोटा छोटा राजवंश है, मैं बताऊंगा। अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला अलग से करते हैं,
और निजामुद्दौला अलग से करते हैं। निजामुद्दौला वही नवाब हैं जिन्होंने, एक तरह से कहा जाए, मैं आपसे कहूँ, अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला नवाब निजामुद्दौला ही था। अंग्रेजी संरक्षण, देखिए आप कहेंगे कि मीर जाफर अंग्रेजी संरक्षण में नहीं बना था, वो बनना चाहता था, आपने उसको हेल्प किया प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन 100% अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला पहला नवाब बक्सर के युद्ध के बाद जो नवाब बना था वह था, जिसको अंग्रेजों ने उठाया और बोला तुम नवाब बनोगे। 100% अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाला नवाब वो निजामुद्दौला ही। निजामुद्दौला ही वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों को निजामत दी थी, यानी लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार 53 लाख रुपए में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला तो मैंने कहा ये इसमें से कुछ 3 डायनेस्टी, आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसका नाम मुझे लिख करके बताइएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच जब आया था, शिक्षा पर बहुत बड़ा बात, शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान डलहौजी के समय में 1854 में आया था यह। तो सर चार्ल्स वुड उस समय कौन थे जिस समय ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, इनके नाम पर सब कुछ आया था। इन्होंने ये बेसिकली प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके ये अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, आंसर होगा सी। चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महिला शिक्षा पर सबसे पहली बार चार्ल्स वुड डिस्पैच ने ही बात कही थी। इसी के चार्ल्स वुड डिस्पैच के ही रिकमेंडेशन पर अंतर्गत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, मद्रास, कलकत्ता और बंबई विश्वविद्यालय। यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखें, चार्ल्स वुड डिस्पैच में एक बात और कहा गया था कि प्राइमरी शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में दी जाए, रीजनल लैंग्वेज में दी जाए, और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, इतने से आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो बचा हुआ है 2023 का पीजीटी हिस्ट्री का। नमस्कार।